मदद करता है। गरीब ससुराल और जादुई बेलन। भावना एक अमीर आदमी मुकुंदराज की बेटी होती है। उसकी माँ नीलांबरी भी बहुत अमीर होती है। भावना के पास सब कुछ होता है सिवाय एक दूध समान गोरे और सफेद चेहरे के। वो काली होती है जिसके कारण उसे समाज वालों से खूब ताने मिलते हैं और उसके कालेपन के कारण ही उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है। एक दिन मुकुंदराज से मिलने के लिए उसका एक बहुत पुराना नौकर घनश्याम आता है। मालकिन, मैं यहाँ आपसे भावना बिटिया के रिश्ते की बात करने के लिए आया हूँ। रिश्ते की बात? जी मालकिन साहिबा, एक बहुत ही अमीर परिवार है। वो लोग रहते तो विदेश में हैं, लेकिन अभी भारत में आने वाले हैं क्योंकि उन्हें अपने कारोबार को भारत में भी बढ़ाना है। अरे वाह! लेकिन घनश्याम, तुम उस अमीर परिवार को कैसे जानते हो? मालिक, मैं पहले उनके भारत के बंगले में ही काम करता था और इतने सालों बाद अचानक से जब मैंने उनसे बात की तभी वो साहब मुझे बता रहे थे कि वो अपने बेटे की शादी करने का सोच रहे हैं, वो भी उनके बराबरी के किसी खानदानी लड़की से। तो मैंने उनको भावना बिटिया की तस्वीर भेज दी। ये देखिए, लड़के की तस्वीर। लड़के का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी की तस्वीर देखकर मुकुंदराज और नीलांबरी बहुत खुश हो जाते हैं और भावना को भी पृथ्वी पहली नजर में ही भा जाता है। भावना बेटा, तुम्हें ये लड़का कैसा लगा? पापा, मुझे पृथ्वी जी बहुत अच्छे लगे। जी बात ठीक है मालिक, परसों ही वो लोग आ रहे हैं, तभी ही वो लोग आपसे मिलने आ जाएंगे। मुकुंदराज और नीलांबरी सहमत होते हैं और पृथ्वी, उसकी माँ चारुलता और पिता महेंद्र 2 दिन बाद मुकुंदराज और नीलांबरी से मिलते हैं और भावना और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो जाता है। भावना जी, आपने बहुत स्वादिष्ट मालपुआ और बढ़िया खाना बनाया है और आपका स्वभाव भी बहुत नेक और मिलनसार है। आपकी यही बातें आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाती हैं। और नहीं तो का? अरे हमरे हिसाब से तो असली खूबसूरत तो बाहरी नहीं, असली खूबसूरती तो मन की खूबसूरत है, चूना लगा के। जी, हमें भावना बिटिया बहुत अच्छी लगी है। अरे लाखों माँ एक है आपकी सोन चिड़ैया, सच कह रहे हैं हम चूना लगा के। लेकिन चारुलता जी, आप विदेश में रहकर भी इतना पान खाती हो, और तो और आपकी भाषा भी काफी गांव वाली जैसी है। अब कहाँ है ना नीलांबरी जी, हम भले ही विदेश में गए हों, लेकिन हम हैं तो हिंदुस्तानी ही, और पान और हमरी आशिकी के बीच में तो कौनो नहीं आ सकत है चूना लगा के। तो फिर रिश्ता पक्का रहा। पंडित जी आ रहे हैं, मुहूर्त के अनुसार शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। क्यों मालिक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भावना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके काले रंग में पहली बार उसे कोई अपनाने के लिए तैयार था। भावना और पृथ्वी की शादी हो जाती है, लेकिन जो भावना बड़े बड़े सपने सजाते हुए अपने अमीर ससुराल में जाने वाली होती है, वो इस बात से बेखबर थी कि उसके ससुराल वाले बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। वो जब ससुराल पहुंचती है तभी चारुलता उसका स्वागत आरती उतार कर नहीं बल्कि एक जोरदार थप्पड़ मारकर करती है। माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और ये क्या है? ये तो एक कच्चा मकान है। आप लोग तो अमीर हो ना, फिर ये सब? चल अंदर जा और हमारे लिए गर्मा गर्म अदरक और मसाला कूट कर चाय बना। का है कि तू अब इस घर की बहुरिया नहीं, तू इस घर की नौकरानी बनी है, नौकरानी चूना लगा के। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? हमने तुझे धोखा दिया है। हाँ, हम अमीर नहीं गरीब हैं, और तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अरे किस दुनिया में जी रही है तू? प्यार, और वो भी तुझ जैसी कल्लों से। अरे जली हुई कॉफी की तरह तो तेरी शक्ल है। और तो और तेरी माँ और तेरा पापा दोनों को भी हमने परलोक भेज दिया है। नहीं, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? घनश्याम काका,
आप पर तो पापा ने आंख बंद करके विश्वास किया था। माँ, पापा। भावना के माता पिता अब उस दुनिया से जा चुके थे और अब भावना अपने ही बंगले में उन सभी दुष्ट लोगों की नौकरानी बनकर रहती है। घनश्याम और पृथ्वी आपस में धन बांट लेते हैं और सभी बेचारी भावना पर खूब अत्याचार करते हैं। अरे ऐसा अचानक से कैसे तोहरी तबीयत को झटका आ गया रे? कल मुही, हमका चूना लगाने की कौनो कोशिश मत करना। हम पूरी दुनिया को चूना लगावत हैं। आई बड़ी, चल काम कर, वरना हम तोहरा के 2 लप्पड़ लगाएंगे ना तो ओ कोना में जा गिरेगी चूना लगा के। बेचारी लाचार भावना बीमार होते हुए भी काम करती है। कभी कभी तो क्रूर ससुराल वाले उसे खाना भी नहीं देते और उसे खूब मारते पीटते भी हैं। और इस सब से तंग आकर एक दिन भावना बंगले के बाहर आई एक ट्रक में छुपके से बैठ जाती है और वो ट्रक दूसरे गांव जाती है। ये कौन सा गांव है? पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। इस ट्रक में सवार होकर ही सही, लेकिन मैं अब उस गांव में फिर से नहीं जाने वाली हूँ और अब यहाँ पर मैं अपनी नई शुरुआत करूँगी। भावना ट्रक से उतरती है और वो उस गांव में काम ढूंढती है, लेकिन लाख तलाशने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी उसे एक ढाबे वाली दिखती है जिसका नाम वंदना होता है, जो उसे खाना देती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानकर वो कहती है, भावना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति मिले। बिटिया, मेरी बेटी और पति भी एक हादसे में मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मैं समझ सकती हूँ अपनों को खोने का दुख, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रहो। लेकिन वंदना काकी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ खामखा। बोझ नहीं बिटिया, तुम मेरे ढाबे पर काम करो और काम करके मेरा हाथ बटाओ, ठीक है? अब तो रहोगी ना? ठीक है काकी। भावना अब वंदना के ढाबे पर काम करती है और उसके साथ ही रहने लगती है। वो वंदना के सारे काम करती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं खलने देती है। एक दिन जब भावना जंगल के रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे बहुत प्यास लगती है और वो पास की एक नदी के किनारे जाकर पानी पीती है। पानी पीते पीते उसकी नजर नदी के पानी पर तैर रहे एक बेलन पर जाती है, जिसे देखकर भावना आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या, एक बेलन, और वो भी पानी पर तैर रहा है? डूबने की जगह ये बेलन पानी पर तैर कैसे रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? भावना खुद से ये कह ही रही होती है कि उतने में नदी में से एक देवी बाहर निकलती है और भावना उन्हें देखकर प्रणाम करती है। देवी जी, आप एक के बाद एक चमत्कार कैसे? क्योंकि ये नदी एक जादुई और पवित्र नदी है और ये जादुई बेलन है। ये जादुई बेलन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनका मन पवित्र हो, जिनका मन साफ और सुंदर हो, और तुम उन लोगों में से एक हो। इससे तुम चकला पर रोटियां बेलोगी तो सोने की रोटियां तैयार होंगी। धन्यवाद देवी जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। देवी अदृश्य हो जाती है और भावना उस जादुई बेलन को अपने साथ ले जाती है और उससे रोटियां बेलने पर वो रोटियां सोने की बन जाती है। ये सब वंदना छुपके से देख लेती है और उसके मन में लालच जाग जाता है। अरे वाह, ये तो एक जादुई बेलन है। ये भावना इसे मुझे देगी तो सही, लेकिन मुझे इस पर सिर्फ अपना हक जमाना है। मैं इसे चुराकर भावना को घर से बाहर निकाल दूंगी और जादुई बेलन से बहुत अमीर बन जाऊंगी। ये तो साक्षात चमत्कार ही हो गया। इतनी सारी जादुई सोने की रोटियां, मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गरीबों की और बेजुबान जानवरों की मदद करने के लिए ही करूंगी। वंदना भावना के बाहर जाने के बाद उसकी अलमारी से वो जादुई बेलन निकाल लेती है और उसे चकले पर बेलने से रोटियों के सोने में बदलने की राह देखती है। अरे,
ये रोटियां सोने की क्यों नहीं बनी? तभी बेलन हवा में उड़कर वंदना को खूब मारता है और वो उसे एक पत्थर की मूर्ति बना देता है। नहीं, मुझे फिर से इंसान बना दो, मुझे फिर से इंसान बना दो, माफ कर दो जादुई बेलन, माफ कर दो। तुमने गलत किया है। तुम इतनी लोभी हो गई हो कि तुमने भावना के बारे में एक पल में ही बुरा सोच लिया। तुम जैसी लालची लोगों का यही हश्र होना चाहिए। वंदना अब उम्र भर पत्थर ही बनी रहती है और भावना जादुई बेलन के जरिए एक आलीशान जीवन जीती है और दूसरों का भरपूर भला करती है। गरीब का जादुई दाल मखनी। ये कहानी है दाल मखनी के साथ ग्रीन पराठा बेचने वाले गरीब भोला की। भोला का नेशनल हाईवे पर एक छोटा सा भोजनालय था। वो दाल मखनी और चपातियां बनाता था, मगर भोला की बनाई दाल मखनी किसी को भी पसंद नहीं आती थी। इसीलिए कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही उसके भोजनालय में खाना खाने के लिए आता था। आइए आइए, दाल मखनी के साथ देसी घी वाली नरम नरम चपातियां खाने के लिए आइए। भोला के बगल में ही सपना का भोजनालय था। सपना बोलने में जितनी चतुर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर खाना बनाने में थी। वो ऐसी लजीज दाल मखनी बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। उसके इसी हुनर के चलते सब उसे सपना हलवाइन कहकर बुलाते थे। सपना हलवाइन का भोजनालय हमेशा ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। अरे सपना हलवाइन जी, जल्दी से खाना लगवाओ ना, आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ भाई। और कितना वेट करवाओगी? अरे सपना हलवाइन का हाथ से मजेदार लजीज दाल मखनी खाना है तो वेट तो करना ही पड़ेगा ना बाबू। तुम कहती हो तो वेट कर लेता हूँ। शाबाश बाबू, ये हुई ना बात। तभी सपना हलवाइन की नजर भोला के भोजनालय की तरफ जाती है। वो भोला को ग्राहकों को आवाज देकर बुलाते देखती है तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। ओ भोला भंडारी, काहे एक गज चौड़ा गला फाड़ रहे अबे? तोरा काम नहीं चलत है तो हमरे यहाँ वेटरी काहे नहीं कर लेता? इस सपना हलवाइन तुझे अच्छा पगार दे देगी। हाँ। सपना हलवाइन का घमंड देखकर भोला को बहुत बुरा लगता है और वो सपना हलवाइन से कहता है, इतना घमंड मत कर सपना हलवाइन। जब खुशहाल है हमरा चमनवा तो काहे न करूँ घमंडवा। चल मर परे को, गरीब कहीं का। एक शाम भोला घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी अनु बुखार से तप रही है। उसकी ये हालत देखकर भोला को बहुत दुख होता है और वो अपनी पत्नी राधिका पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम भी कितनी लापरवाह हो राधिका। बच्ची बुखार में तड़प रही है और तुमने उसे दवा तक नहीं दिलाई। आप घर में कोई अठन्नी छोड़ते तो दिलाती ना दवाई। घर से लेकर ही जाते हैं आप, कभी कुछ कमा कर नहीं लाते हो। राधिका की ये बातें सुनकर भोला उदास हो जाता है और वो निराश होते हुए कहता है, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ खाना बनाता हूँ राधिका। सोचता हूँ आज तो ग्राहक खाना खाने जरूर आएंगे, पर कोई नहीं आता। शाम को सारा खाना बेकार ही जाता है। पर अब क्या करें, अनु को बुखार में कैसे तड़पने दे? कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर इलाज कराना पड़ेगा। तुम ही कहीं से पैसे उधार मांग लाओ। भोला के कहने पर राधिका अपनी जेठानी सुमन से कुछ पैसे उधार मांग लेती है, मगर वो राधिका को पैसे देने के बजाय भाषण देने पर उतर आती है। यूं तो तेरा खसम बड़ा होटल खोल के बैठा हुआ है और बच्ची को बुखार में दवा दिलाने तक के पैसे ना है। कहाँ जाती है तारी कमाई? दीदी, आजकल उनका काम कुछ खास नहीं चल रहा है। फिर उस काम को छोड़कर कहीं नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेता वो? सुमन ये कह ही रही होती है कि तभी भोला का बड़ा भाई केशव आ जाता है और वो सुमन को डांटते हुए कहता है, अनु भी तो हमारी ही बच्ची है। अब राधिका को पैसे दो और इसे जाने दो। ये बेकार का भाषण फिर कभी दे देना। पैसे देने से मना थोड़ी ना किया है मैंने, मैं तो बस इसे समझा रही थी। अपनी जेठानी की बातें सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आता है, मगर समय की नजाकत को समझते हुए वो चुप ही रहती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, जैसे सबको देता है वैसे ही हमें भी दे। कुछ ऐसा कर कि उनका काम चल सके। समय बीतता जाता है और एक दिन एक महात्मा जी भोला के भोजनालय पर आते हैं। भोला महात्मा जी को आदर के साथ बैठाते हुए कहता है, महात्मा जी, अगर इजाजत हो तो आपके लिए भोजन लगा दूं। अगर तुम भोजन कराना चाहते हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ बेटा। ये कहकर भोला महात्मा जी के लिए खाना लगा देता है और फिर महात्मा जी भोजन को चखते हुए कहते हैं,
दाल मखनी और चपातियाँ दोनों ही ठीक ठाक बनाई हैं बेटा। क्या लजीज नहीं बनी है महात्मा जी? अरे एक महात्मा के लिए तो सादा खाना भी लजीज होता है बेटा। महात्मा जी की बात सुनकर भोला समझ जाता है कि उसकी बनाई दाल मखनी महात्मा जी को कुछ खास पसंद नहीं आई। इसीलिए वो महात्मा जी को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। महात्मा जी उसकी बात सुनकर अपनी झोली से एक डिब्बा निकालते हैं और फिर उस डिब्बे को भोला को देते हुए कहते हैं, बेटा ये डिब्बा रखो और रोज जब भी दाल मखनी बनाओ, इस डिब्बे में जो सफेद चीज है उसको चुटकी भर अपनी दाल मखनी में डाल देना। उससे क्या होगा महात्मा जी? उस एक चुटकी जादुई चीज से तेरी दाल मखनी इतनी लजीज बनेगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर जब भी खाना बनाओ मन को शांत रखना, ईश्वर का स्मरण करना और क्या महात्मा जी? और हमेशा लोगों को कुछ नई चीज बनाकर खिलाने के लिए उत्साहित रहना। अगर ऐसा कर पाए तो समझना तुम्हारी सफलता निश्चित है। उस दिन के बाद भोला महात्मा जी के बताए रास्ते पर चलने लगता है। वो दाल मखनी बनाते वक्त शांत रहता, ईश्वर का स्मरण करता और महात्मा जी द्वारा दिए गए डिब्बे से चुटकी भर सफेद पाउडर लेकर दाल में डाल देता। इससे उसकी दाल मखनी इतनी लजीज बनती कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। इसी वजह से पहले जो भीड़ सपना हलवाइन के भोजनालय पर लगती थी, अब धीरे धीरे भोला के भोजनालय की शोभा बनाने लगती है। ये देखकर भोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन वो महात्मा जी को याद करते हुए कहता है, महात्मा जी का भला हो, उनके दिए इस चुटकी भर सफेद पाउडर से तो मेरी दाल मखनी जादुई दाल मखनी बन गई। अब तो ग्राहक बिना बुलाए ही आ जाते हैं। मगर सपना हलवाइन अपने भोजनालय पर ग्राहकों की भीड़ कम होते देख परेशान हो उठती है। ई तो ससुर टेंशन वाला बात होई गवा है। हमरा सब ग्राहक तो भोला का जादुई दाल मखनी पर मरने लगा। ई तो हम कभी नहीं होने देंगी। हाँ, एक दिन भोला बाजार में सब्जियां लेने जाता है तो उसका ध्यान पालक के ढेर पर जाता है। पालक देखकर भोला को महात्मा जी की बात याद आ जाती है। और हमेशा लोगों को कुछ नई चीज बनाकर खिलाने के लिए उत्साहित रहना। अगर ऐसा कर पाए तो समझना तुम्हारी सफलता निश्चित है। महात्मा जी की बात याद आते ही भोला के मन में एक नया आइडिया आता है। अगर मैं पालक का पेस्ट बनाकर उसे आटे में मिलाकर पराठे बनाऊं तो हरे यानी ग्रीन पराठे बन जाएंगे। जादुई दाल मखनी के साथ ग्रीन पालक पराठा, वाह क्या स्वाद बैठेगा। बस मन में यही आइडिया आते ही भोला ग्रीन पराठे बनाने का निश्चय कर लेता है और अगले ही दिन अपने भोजनालय पर एक नया बोर्ड लगवा देता है जिस पर लिखा होता है कि जादुई दाल मखनी के साथ ग्रीन पराठा केवल 50 रुपए में खाओ। भोला का ये आइडिया सचमुच गजब कर देता है। दाल मखनी के साथ ग्रीन पराठे लोगों को बहुत पसंद आते हैं और इन्हें खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ भोला के भोजनालय पर उमड़ने लगती है। अरे मखनी दाल के साथ ग्रीन पराठे तो जम गए, अब तो मुझ पर पैसा बरसने लगा है भाई। धीरे धीरे भोला की जादुई दाल मखनी और ग्रीन पराठा दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं और भोला का छोटा सा भोजनालय शानदार रेस्टोरेंट में बदल जाता है। उधर सपना हलवाइन का भोजनालय वीरान होकर रह जाता है। लोग उधर जाना ही छोड़ देते हैं। ये देख सपना हलवाइन को भोला से दुश्मनी हो जाती है और वो अपने भाई नंदू बिहारी के पास जाती है। ओ भोला का कामयाबी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भैया। कुछ भी करो पर उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाना चाहिए। हाँ, ए बिहारी 100 पर भारी, तुम चिंता नहीं कर बहिना, उसका रेस्टोरेंट तो हम शमशान बना दूंगा। नंदू बिहारी ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका आदमी रंगा आ जाता है और उनको महात्मा जी के जादुई पाउडर वाले डिब्बे के बारे में बताता है। जादुई डिब्बे के बारे में सुनकर सपना हलवाइन चौंक जाती है। तो ये सब चमत्कार बाबा जी के जादुई पाउडर का है। अब तो हमका वो पाउडर ही चाहिए बस। ये कहकर सपना अपने भाई नंदू बिहारी और उसके आदमियों के साथ भोला के पास जाती है और उससे जबरदस्ती उस डिब्बे को हासिल करने की कोशिश करती है। देख बे भोला भंडारी, जो अपना जान का सलामती चाहिए तो वो बाबा जी वाला डिब्बा हमका दे दो। हाँ, वो तो मैं मरकर भी नहीं दूंगा हलवाइन। तो फिर मरने को तैयार हो जा। चल बेरंगा, इसका उठाकर गाड़ी में डालो। नंदू बिहारी के कहने पर जैसे ही बदमाश भोला को उठाने लगते हैं
तभी महात्मा जी वहाँ पर आ जाते हैं और भोला से कहते हैं, वो डिब्बा इनको दे दो बेटा, क्योंकि उसमें कोई जादुई चीज नहीं है, बस साधारण सा नमक है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और भोला कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मैं सही कह रहा हूँ बेटा। मैंने उस साधारण नमक को जादुई चीज कहकर तुम्हें बस इसलिए दिया था ताकि तुम अपना काम मन लगाकर कर सको, क्योंकि तुम अपने मन की अस्थिरता के कारण खाना ढंग से नहीं बना पाते थे। तो फिर मेरी दाल मखनी जादुई दाल मखनी कैसे बनी? ये सुनकर महात्मा जी उसे हंसते हुए समझाते हैं, बेटा, तुमने शांत चित रहकर ईश्वर में आस्था रखकर अपने खाने को मन से पकाया और उसमें हर चीज उचित मात्रा में मिलाई। बस इसी कारण वो इतना लजीज और जादुई खाना बन गया। ये कहकर महात्मा जी सपना हलवाइन की तरफ मुड़ते हैं और उसे समझाते हैं, देखो बेटी, मन में बसी ईर्ष्या, दुश्मनी और दूसरों का नुकसान करने की भावना मन से त्याग कर मेहनत करोगी तो तुम्हारा काम भी अवश्य पहले जैसा अच्छा चलेगा। सपना हलवाइन महात्मा जी की बात का मर्म समझ जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद वो भोला से नफरत करना छोड़कर अपने काम पर ध्यान देने लगती है, तो उसका काम भी चल निकलता है। जादूगरनी चीरू को एक पोटली देती है। इस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं हैं क्या जादूगरनी जी? नहीं चीरू, इस पोटली में एक जादुई बीज है जिसकी जमीन में बुआई करने से एक जादुई पैसों का खेत प्रकट होगा। जादुई पैसे का खेत। रामपुर कहकर एक गांव में चीरू नामक एक 15 साल का गरीब अनाथ लड़का रहता है। उसका दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसके क्रूर ताई जी बरखा, ताऊ जी तेजेंद्र और उनके बेटे तोशु के। चीरू गांव में जगह जगह जाकर कचरा बीनता है और गांव के अन्य गरीब बच्चों को पैसे देता है और उन्हें स्कूल में पढ़ने लिखने भी भेजता है। चीरू भैया, धन्यवाद हमें पढ़ने लिखने भेजने के लिए। आप हमारे लिए भगवान समान हो भैया। वो बच्चे गरीब और बेसहारा होते हैं और गांव में कोई अनाथ आश्रम भी नहीं होता, इसलिए चीरू ने उनकी खुशियाँ और उनके भविष्य के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगाया होता है और वो कचरा बीनकर उनकी देखरेख करता है। धन्यवाद मत कहो, तुम सब तो मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो। चलो जल्दी जल्दी पास के हैंडपंप से हाथ धोआओ, क्योंकि मैं तुम सबके लिए आलू जलेबी लाया हूँ। ये जलेबी। धन्यवाद भैया, हम सब अभी आए। सभी बच्चे हैंडपंप के पानी से हाथ धोकर इकट्ठा बैठकर चीरू की लाई आलू जलेबी खाते हैं। स्वादिष्ट है ना? गांव के मशहूर ब्रजवासी मिष्ठान भंडार से लाया हूँ। बहुत ही उम्दा स्वाद है इनका भैया, आप बहुत अच्छे हो। चीरू भैया लो ना, आप भी खाओ। नहीं नहीं, तुम सब खाओ। चीरू फिर से कचरा बीनने निकल पड़ता है और तभी उसे भी भूख लगती है। उसे कूड़ेदान के पास एक टिफिन में रोटी फेंकी हुई दिखाई देती है। उस रोटी को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है, लेकिन जब वो उस रोटी को पास से देखता है तब वो निराश हो जाता है। अरे ये क्या, इस रोटी को तो फफूंद लगी हुई है, ये तो खराब हो चुकी है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, क्या करूं? पेट में मानो जैसे चूहों की सेना जंग लड़ रही है। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। चीरू अपने मन को समझा देता है कि उसे आज भी खाना नसीब नहीं होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका पैर उधर कचरे में पड़ी एक कांच की बोतल से टकराता है, जिसमें से एक महिला की चिल्लाहट सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ मुझे इस बोतल से बाहर निकालो, मुझे इस बोतल से आजाद करो, मैं एक जादूगरनी हूँ। चीरू एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या? एक जादूगरनी?
एक मिनट, अभी निकालता हूँ। चीरू उस बोतल को नरमी से खोलता है और उस जादूगरनी को बोतल से बाहर निकालकर आजाद करता है। बोतल के बाहर निकलते ही जादूगरनी अपने विशाल रूप में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम मुझे सही समय पर इस बोतल के बाहर नहीं निकालते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अगर इस बोतल की कांच टूट जाती तो मैं भी खत्म हो जाती। लेकिन जादूगरनी जी, आप बोतल में कैद कैसे हुई? दरअसल एक बुरी जादूगरनी मुझे पराजित करना चाहती थी और उसने अपनी शक्तियों का जोर चलाकर मुझे इस बोतल में कैद कर दिया, जिस कारण मैं इसमें कैद हो गई और इस बोतल में मैं अपनी शक्तियों का वार भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी। ये लो बेटा। जादूगरनी चीरू को एक पोटली देती है। इस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं हैं क्या जादूगरनी जी? नहीं चीरू, इस पोटली में एक जादुई बीज है जिसकी जमीन में बुआई करने से एक जादुई पैसों का खेत प्रकट होगा और उस खेत में से तुम जितने मर्जी पैसे तोड़ो, वहाँ हमेशा नए पैसे उगेंगे और ऐसे ही अनगिनत पैसों से तुम गरीबों का और अपना सपना भी पूरा कर पाओगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब की बात है। धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जादूगरनी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और चीरू उस जादुई बीज को जमीन में बोता है और बीज बोने के तुरंत बाद झट से वहाँ पैसों का खेत तैयार हो जाता है, जहाँ खेत में हर तरफ पैसे ही उगे हुए होते हैं। ये अलौकिक दृश्य देखकर चीरू के होश उड़ जाते हैं। वाह, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अब मुझे कचरा बीनने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इन पैसों से मैं दूसरों का और साथ ही साथ अपना भी मंगल कर सकता हूँ। मैं भी पढ़ लिख सकता हूँ और गरीबों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, आश्रम, मुफ्त में राशन की दुकान और बाकी सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। चीरू अब बहुत खुश होता है। वो जादुई पैसों के खेत के जरिए गरीबों का खूब भला करता है और खुद भी एक अच्छे घर में रहने लगता है और स्कूल जाने लगता है। जब चीरू के ताईजी और ताऊजी बरखा और तेजेंद्र को चीरू के जीवन में आए इस सुंदर से बदलाव के बारे में पता चलता है, तभी तोशु के पापा, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ होगा जिसके चलते कल का कचरे वाला चीरू आज स्कूल में जाने लगा है और तो और हमसे भी अच्छे घर में रहने लगा है? ये सवाल तो मेरे भी मस्तिष्क में घूम रहा है बरखा। अब तो हमें इन सारे सवालों के जवाब उसके घर के पास जाकर ही पता चलेंगे। तेजेंद्र और बरखा दोनों चीरू के नए घर के पास जाते हैं और तभी वो उसके घर के पीछे गुप्त पैसों का खेत देखते हैं और उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या? ये पैसों का खेत? लगता है ये एक जादुई पैसों का खेत है। अच्छा जी, तो ये है सारा माजरा। तोशु के पापा, हमें कैसे भी करके इस चीरू की खुशियों को आग लगानी होगी और वैसा तभी होगा जब हम उसके इस पैसे के खेत में आग लगाएंगे। पहले हम यहाँ के सारे पैसे तोड़कर अपने पास रखेंगे और फिर इस खेत में आग लगाकर यहाँ की जमीन को ही बंजर बना देंगे। हाँ बरखा, ये बहुत अच्छी योजना सोची है तुमने। तेजेंद्र और बरखा दोनों घने अंधेरे में बड़ी ही चालाकी से उस जादुई पैसों के खेत से सारे पैसे तोड़ते हैं और उन्हें इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। बरखा बाद में वहाँ पर केरोसिन छिड़कती है और तेजेंद्र उस खेत में आग लगा देता है। ये काली करतूत करके वो दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह जब चीरू नींद से उठकर घर के पीछे की तरफ जाता है, तब जादुई पैसे के खेत को जलकर राख हुआ देख
चीरू अत्यंत हैरान और स्तब्ध रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा? मेरा जादुई पैसे का खेत, ये क्या हो गया? चीरू बहुत तनावग्रस्त हो जाता है और वहीं तेजेंद्र और बरखा उन पैसों से एक नया घर खरीदते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। चीरू दुखी होकर जादूगरनी को पुकारने के लिए 3 दिन की तपस्या करने की ठान लेता है। बस अब अगर जादूगरनी जी को बुलाने के लिए मुझे 3 दिन तक तपस्या भी करनी पड़े तो भी मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, बाकी गरीबों के प्राणों का भी सवाल है। चीरू 3 दिन तक कठोर तपस्या करता है, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, और पूरे 3 दिनों बाद जादूगरनी उसके पास आती है। अपनी तपस्या रोक दो चीरू बेटा, क्योंकि मैं आ गई हूँ। जादूगरनी जी, वो जादुई पैसों का खेत, वो जल गया। अब मैं क्या करूं? जादूगरनी जी, आप ही बताइए। चिंता मत करो चीरू बेटा, मैं सब जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि किसने उस खेत को जलाया है। लेकिन मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताना जरूरी नहीं समझूंगी, क्योंकि जो मनुष्य बुरा कर्म करेगा उसे अपने बुरे कर्मों के फल यहीं भुगतने होंगे। मैं अपने जादू से अब उस जादुई पैसे के खेत को दोबारा ठीक कर दूंगी और अब से उस जादुई खेत को सिर्फ तुम्हारी आंखें ही देख पाएंगी, बाकी कोई भी उसे देख नहीं पाएगा। और इस तरह वो जादू का खेत एक राज बनकर ही रहेगा, जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता होगा। धन्यवाद जादूगरनी जी, आपका सच में लाख लाख धन्यवाद। जादूगरनी अपने जादू से फिर से जादुई पैसों का खेत प्रकट करती है और अब वो खेत सिर्फ चीरू की नजरों को दिखता है और बाकी लोग उसे देख नहीं पाते। चीरू अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और एक बड़ा आदमी बनता है। साथ ही वो पूरे गांव के साथ साथ देश भर में भी सबका भला करता है और हमेशा जादुई पैसों के खेत को पूजता है। वहीं तेजेंद्र और बड़खा के बूढ़े होने पर उनका बेटा तोशु और उसकी बीवी उन्हें घर के बाहर निकाल देते हैं और वो दोनों लाचार होकर सड़क का कचरा बीनने लगते हैं। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये दिन भी देखेंगे, और वो भी हमारा सपूत तोशु ही हमें दिखाएगा। शायद ये हमारे कर्मों के फल ही हैं तोशु के पापा। हमने कभी भी चीरू का अच्छा नहीं चाहा, इसलिए आज वो कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां से कहां आ गए। तेजेंद्र और बड़खा दोनों को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है। वहीं चीरू को जिंदगी में वो सब कुछ मिलता है जिसका वो हकदार होता है।